हाय फ्रेंड्स, एचआरएम का यूनिट 3 पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक है हमारा चेंज एजेंट। चेंज एजेंट कौन होगा? चेंज एजेंट आपका एचआर भी हो सकता है या कोई भी पर्सन जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये जो चेंज होने वाला है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, इसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए। ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी चेंज एजेंट को दी जाती है। तो यहाँ पे आपका डेव अल्ड्रिच करके एक पर्सन है। इन्होंने रिसर्च की इसी चेंज को लेके, और उनकी जो रिसर्च है अ, उसमें जो है बताया गया कि क्या ऐसा करना चाहिए कि एक सक्सेसफुल चेंज एजेंट को ऐसी क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया था। पहला है यहाँ पे डायग्नोस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले कोई भी जो चेंज एजेंट है उसको मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है। जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है और जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, किस टाइप के इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो चीज़ों को डायग्नोस करना, उसको फाइंड करना, ये जिम्मेदारी होती है और चेंज एजेंट की। प्लस उसको ये देखना होता है कि जो भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या जो परफॉर्मेंस इशू आ रहे हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे क्या रिजल्ट, क्या बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो पहला है आपका डायग्नोस प्रॉब्लम। सेकेंड है बिल्ड रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आपके क्लाइंट्स है उसके साथ आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। सो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, आपके एम्प्लॉयज है या बाहर के लोग जिनसे आपके कांटेक्ट है, जिसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है चेंज पे, तो उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो है ट्रस्ट भी जो है क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है इंश्योर दैट विजन इज आर्टिकुलेटेड। विजन मतलब फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, फ्यूचर में 5 साल में 10 साल में हम कहाँ खुद को देखते हैं। ठीक है, तो ये भी बात इंश्योर करनी चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन स्टेटमेंट है, मतलब हम कहाँ फ्यूचर में खुद को देखते हैं, वो क्लियर कट वे में आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करनी चाहिए। सेट अ लीडरशिप एजेंडा। तो यहाँ पे आपके एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि वो एक एजेंडा बनाए, एक क्लियर कट बात रखे कि ये हमारा एजेंडा है। सो इसमें आपका जो एचआर, आपका जो भी आपका एजेंट है, चेंज एजेंट, तो उसको चाहिए कि वो अपनी जो भी टीम है उनकी उनकी कॉम्पिटेंसीज मतलब योग्यता को समझे, पुराना कोई हिस्ट्री, वो सब चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए। और जो भी आपका एजेंडा है, जो भी आपने बनाया है कि जो आपको अकम्प्लिश करना है, जो आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है, ये देखना है कि उस गोल को पूरा किया जाए। सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो कई बार हमें, जब भी हमें कभी भी चेंज लाना होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ये आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ठीक है, तो आपका जो एचआर मैनेजर है या जो भी चेंज एजेंट है, उसको मालूम होना चाहिए कि वो इन प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर सके। ठीक है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम, उसकी सेंसिटिविटी को समझे और ऑनेस्ट और डिफिकल्ट मेजर ले ताकि इसको सॉल्व किया जाए। क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आएंगी चेंज की वजह से, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिम्मेदारी भी एचआर का ही है कि वो उसके लिए ऑनेस्ट और डिफिकल्ट मेजर ले ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जा सके। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट प्लान्स टू अचीव चेंज गोल। सो इसमें आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्लान भी किस तरह से होना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके हिसाब से, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। एचआर मैनेजर को चाहिए कि वो बाकी के जो आपके मैनेजमेंट है उनके साथ मिलके उस प्लान को कैसे पूरा करना है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, चेंज मैनेजमेंट के साथ साथ गोल को कैसे अचीव करना है, प्लान को कैसे पूरा करना है, ये भी जो है पूरा ये भी पूरी चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। मतलब इसमें ये बोला गया है कि एक ऐसा प्लान रेडी करना जिस प्लान में कंपनी के कल्चर या गोल के हिसाब से, मतलब एचआर को चाहिए कि वो एक अपना प्लान रेडी करे। ठीक है, क्या प्लान, चेंज को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी चेंज होने जा रहा है उसको लेके पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लान भी आप कैसे बनाएंगे, प्लान हमें क्रिएट करना होगा और बनाना होगा किस तरह से, आपकी कंपनी का क्या कल्चर है। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, आपका गोल क्या, आप क्या गोल अचीव करना चाहते हैं, और गोल को ध्यान में रखते हुए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। प्लस आपका जो एचआर है और जो मैनेजमेंट है उनको मिलके काम करना पड़ेगा ताकि ये जो आपका चेंज है इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है द 4 फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज। तो 4 ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से आप सक्सेसफुली जो है चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहला है यहाँ पे प्रेशर फॉर चेंज। प्रेशर फॉर चेंज में बोला गया है कि जो भी आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मैनेजमेंट लोग हैं, ठीक है,
उनको पूरा का पूरा कमिटमेंट लेना होगा, उनको पूरा का पूरा कमिट होना पड़ेगा ताकि सबको पता लगे कि ये बहुत अर्जेंट है। तो अर्जेंसी शो करनी पड़ेगी। प्रेशर फॉर चेंज में उनको बताना पड़ेगा कि चेंज होना कितना ज़रूरी है, अर्जेंसी। क्योंकि जब भी कोई चीज़ इंप्लीमेंट करानी है, चाहे चेंज हो, कुछ भी हो, पॉलिसीज़ हो, कुछ भी हो, तो हमेशा सीनियर मैनेजमेंट की ही बात सुनी जाती है। जो जूनियर है उनकी तो कोई सुनेगा भी नहीं, ठीक है? तो सीनियर मैनेजमेंट पे जो लोग हैं उनको पूरा कमिटमेंट होना पड़ेगा ताकि वो शो करे कि ये चेंज होना कितना अर्जेंसी है। चेंज होना बहुत अर्जेंट है, तो ऐसे उनको प्रेशर डालना है कि हाँ फटाफट ये काम हो जाना चाहिए। सेकेंड है क्लियर शेयर्ड विजन। ठीक है, तो कंपनी में जो भी लोग हैं, ये चीज आपको सबके साथ शेयर करनी चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, किस पर्पस के लिए हम ये चेंज को लाना चाह रहे हैं। सो एवरीवन इन द कंपनी, हर किसी को जो है चेंज का पर्पस मालूम होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए, और तभी वो एग्री भी करेंगे। जब तक उनको मालूम ही नहीं है कि क्या है, मतलब क्या चीज़ है, क्यों की जा रही है, तो सबको इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। और एक प्रॉपर जो एजेंडा है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचा सकता है, ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। शेयर्ड विजन, विजन मतलब आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन 5 साल में, फ्यूचर में खुद को कहाँ देखती है, वो चीज़ आपको क्लियर कट अपने एम्प्लॉयज़ को बतानी पड़ेगी। तीसरा, कैपेसिटी फॉर चेंज। तो जब भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास सफिशिएंट रिसोर्स होने बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके पास अच्छा खासा टाइम होना चाहिए और पैसा भी होना चाहिए। जैसे आपने कोई डिसाइड किया कि हम एक नया सॉफ्टवेयर अपनी कंपनी में या बैंक में लाएंगे, तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए टाइम भी लगेगा, प्लस आपको पैसे भी लगेंगे। ठीक है, तो आपको आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए चेंज कर पाने की, तो उसके लिए आपको टाइम भी चाहिए, प्लस आपको पैसा भी चाहिए। चौथा है एक्शन एंड परफॉर्मेंस। प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी चेंज हो रहा है उसको लेके हमें प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्लान बनाने के बाद जो भी आपने प्लान बनाया उस हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा। फिर आपको चेक करना पड़ेगा सब कुछ ठीक है, और उस हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें सिंपल सा ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और जो कम्युनिकेशन चैनल है, कम्युनिकेशन चैनल मतलब कोई फीडबैक आ रहा है, एम्प्लॉयज कुछ अपनी बात रख रहे हैं, तो उसको ओपन रखना है। ऐसा नहीं कि आपने बस अपनी बात बता दी और सामने से कोई कुछ बोलना चाह रहा है, आपने उनको मौका ही नहीं दिया। एक कम्युनिकेशन जो भी चैनल है, फीडबैक है, उसको आप ओपन रखिए ताकि आपको सारी चीजें पता लग सके कि इसमें चेंज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारे यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। चेंज एजेंट, तो यहाँ पे जो है कुछ चीजें बोली गई। अगर आप सक्सेसफुली चेंज, मतलब कुछ चीजें या कुछ ऐसी चीजें जो आपके चेंज एजेंट के अंदर होनी चाहिए। डे वॉलरिच ने इसके बारे में बताया, प्रॉपर रिसर्च करके इन्होंने बताया। सो पहले यहाँ पे बोला है कि डायग्नोस प्रॉब्लम। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें जो चेंज एजेंट है वो परफॉर्मेंस इशू चेक करेगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी परफॉर्मेंस प्रॉपरली नहीं है, और उसका शॉर्ट या लॉन्ग टर्म हमारे बिजनेस रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। सेकेंड है बिजनेस रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। तो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप और म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, और आपके जितने भी एजेंट है, आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनके साथ आपको अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही है जिनको चेंज की वजह से इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इंश्योर दैट विजन इज आर्टिकुलर। जो भी आपका विजन है, मतलब फ्यूचर में आप खुद को कहाँ देखते हैं, वो चीज़ आपको क्लियर कर सबको बतानी पड़ेगी। एक लीडरशिप का एजेंडा आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारा एजेंडा, ये चीज़ें हमें पूरी करनी है। अगला है सॉल्व प्रॉब्लम। तो जब भी आप चेंज के साथ डील करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, तो वो आपकी कई टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है। सो चेंज एजेंट को चाहिए कि वो इन प्रॉब्लम को डायग्नोस करे, फाइंड करे, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। अगला है इम्प्लीमेंट प्लान टू अचीव चेंज गोल। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुली अगर खुद को चाहती है कि हम चेंज को इम्प्लीमेंट करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको प्रॉपर एक प्लान करके चलना पड़ेगा कि इस तरह से हमारा प्लान है, और प्लान भी कैसा होना चाहिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और गोल से मैच करता हो। ठीक है, और प्लान करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, आगे जो मैनेजमेंट है उनके साथ मिलके एचआर या जो चेंज है मिलके जो है इस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाएगा। फिर क्या ऐसे फैक्टर्स है जो सक्सेसफुल चेंज इम्प्लीमेंटेशन के काम आता है। पहला आता है प्रेशर फॉर चेंज। तो जो भी आपके सीनियर मैनेजमेंट है उनको चाहिए कि वो एक अर्जेंसी शो करे, चेंज को लेके एक कमिटेड रहे। ठीक है, लोगों को बताए कि एक चीज कितनी अर्जेंट है। सेकेंड, इनको एक क्लियर विजन बताना पड़ेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन 5 साल में खुद को वहां देखती है, और उस विजन के लिए ये होना बहुत जरूरी है। तो आप सारी चीजें शेयर करेंगे अपने एम्प्लॉयज के साथ। कैपेसिटी फॉर चेंज, अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो आपके पास टाइम होना चाहिए और पैसे भी होने चाहिए। चौथा, एक्शन एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे पहले आप प्लान कीजिए, फिर आप उसको डू मतलब उसको शुरू कीजिए, चेक कीजिए और एक्ट कीजिए। तो ये सारी चीजें आपको एक्शन और परफॉर्मेंस में करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका मैनेजिंग चेंज। तो मैनेजिंग चेंज में क्या क्या पॉइंट्स है। पहला, वेरियस फेजेस इन इम्प्लीमेंटिंग प्लान चेंज। तो प्लान चेंज, जब भी आप प्लान चेंज करते हैं तो कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो पहले हमें जानना होगा कि प्लान चेंज होता क्या है।
यहाँ पे दो टर्म यूज की गई है, एक है प्लान चेंज और नीचे है अनप्लान चेंज। प्लान चेंज मतलब प्रॉपर आपने प्लानिंग की है, प्लानिंग करने के बाद ही आपने कुछ चेंज किया, मतलब पहले पूरा का पूरा डिटेल प्लान बनाया उसके बाद ही आपने कुछ चेंज किया, वो हो जाएगा आपका प्लान चेंज। सो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान चेंज किया जाएगा तो प्रॉपर डिटेल एक प्लान बनाया जाएगा और उसके हिसाब से चेंजेस किया जाएगा। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव मतलब पहले से आपने सोच रखा है कि क्या क्या किया जाना चाहिए, पहले से आपने प्रोएक्टिव होके सोचा है। इसका कोई एग्जांपल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको लगता है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस किया जाना चाहिए, ठीक है, या नई टेक्नोलॉजी हमें हायर करनी चाहिए, तो उसको लेके पहले से वो प्लानिंग करेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ कांटेक्ट करेंगे तो वो प्लानिंग करके फिर उस सॉफ्टवेयर को लेके आए, तो वो हो जाएगा आपका प्लान चेंज। अनप्लान चेंज क्या होता है, नाम से ही लग रहा है, जो स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से हो जाए या रैंडमली अचानक से हो गया, किसी को उसकी कोई खबर ही नहीं थी। इसका एग्जांपल है कि कोई स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक के बारे में किसी को पता नहीं था, अचानक से डिक्लेरेशन हुआ यूनियन की तरफ से और स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी, तो ये हो जाएगा आपका अनप्लान चेंज। तो प्लान और अनप्लान में डिफरेंस बहुत सिंपल है। प्लान जिसकी प्रॉपर पहले से प्लानिंग की जाती है, पूरा का पूरा रोड पहले से रेडी किया जाता है और फिर चेंज किया जाता है, ठीक है, ये एक तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच होता है। प्रोएक्टिव मतलब कुछ होने से पहले ही आपको एक्टिव होकर चेंज करना पड़ेगा, तो ये जो प्लान चेंज है ये प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। सेकेंड आपका अनप्लान चेंज। अनप्लान चेंज जो स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से हो जाए या रैंडम बेसिस में हो जाए, वो हो जाएगा आपका अनप्लान चेंज। इसका एग्जांपल वही आपका कोई स्ट्राइक हो गई, इंडस्ट्रियल कोई स्ट्राइक हो गई, तो वो आपका बेस्ट एग्जांपल है अनप्लान चेंज का। बहुत सारी जो जब भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करनी होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, ठीक है। चेंज इज अ कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल ऑलवेज स्टैंड एट द हार्ट ऑफ इट एट्स दे मे नॉट टेंड टू दे मे टेंड नॉट टू चेंज देयर एस्टेब्लिशमेंट हैबिट इवन व्हेन द सर्कमस्टांस वारंट। तो यहाँ बोला गया कि चेंज एक बहुत ही, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है, क्यों? क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज़ है उन्हीं के द्वारा आप उस चेंज को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, क्योंकि काम करने वाले तो वही हैं। तो ज़्यादातर लोगों की जो हैबिट्स है वो चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है, भले ही सिचुएशंस ऐसी है कि करना ही है, पर फिर भी जो लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो कुछ स्टडीज कंडक्ट की गई है ऑर्गेनाइजेशन चेंज को लेके और उसमें सजेशन दिया गया है कि प्लान चेंज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो 3 फेजेस का ये प्रोसेस है, तो अगर आपको प्लान चेंज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करना है तो 3 फेजेस होनी चाहिए। पहले फेज में क्या है, फर्स्ट फेज इज preparatory stage in which the management has to create a felt need for change among the workforce. इस फेज में जो है स्टार्टिंग की जाती है, ठीक है। इसमें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रिक्वायरमेंट बोलती है कि ये ज़रूरी है हमारे लिए, मतलब इसमें जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉय को इस बात का रियलाइजेशन कराती है कि जो करंट चीज़ें हो रही है वो फ्यूचर के लिए हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगी, तो एक तरह से वो नीड शो करते हैं कि ये ज़रूरी है, ठीक है, वो ऐसे फील कराते हैं कि नीड की ज़रूरत है, चेंज करना ज़रूरी है। तो ऐसा इन्वायरमेंट जो है आपकी मैनेजमेंट क्रिएट करती है। फिर आगे क्या होता है कि वो जो है एक कम्युनिकेशंस करती है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करती है, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल हर तरह से वो कम्युनिकेट करती है, कम्युनिकेशन चैनल दोनों ही रखती है ओपन। फॉर्मल मतलब क्लियरली मेल के थ्रू या लेटर भेज रही है कि ऐसा ऐसा किया जा रहा है, इनफॉर्मल मतलब जनरली कोई मीटिंग करा ली, इनफॉर्मल वे में जो है कम्युनिकेट किया जा रहा है कि हम जो है चेंज करने वाले हैं, ताकि कम से कम एम्प्लॉयज रजिस्ट करें, क्योंकि पहले से अगर आपने सारा कुछ कम्युनिकेट किया होगा, अच्छे से बताया होगा, तो रेजिस्टेंस यानी लोग जो है इसका अपोजिशन कम से कम करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कुछ किसी को इशू होता है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशन, लोगों को आप अवेयरनेस दे सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को आप एजुकेट कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, कम्युनिकेशन। बहुत सारी जगह पे जब कम्युनिकेशन नहीं होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही आ जाती है, तो हमेशा कम्युनिकेशन जो चैनल है वो ओपन रखिए ताकि आप अपने एम्प्लॉय के फीडबैक भी ले सकें, ठीक है। तो पहला फेज बहुत ही सिंपल है, इसमें एक तरह से शुरुआत की जा रही है, इसमें मैनेजमेंट ज़रूरत बता रहा है कि चेंज होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो रजिस्ट ना करे, इसलिए जो मैनेजमेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को इसके बारे में बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे एजुकेट करा रहा है कि हम चेंज क्यों कर रहे हैं, और प्रॉपर कम्युनिकेशन रखी जा रही है, क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे रखी जा रही है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फेज। अब हम बात करेंगे सेकेंड फेज की। तो सेकेंड फेज में क्या क्या होता है। सेकेंड फेज एग्जैक्टली अगर हम बोलना चाहें तो इसमें जो है इनिशिएशन, शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और जो भी आपका मैनेजमेंट है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है, जो भी आपने चीज़ें बनाई थी या प्लान बनाया था, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो शुरुआत यहाँ पे हो जाती है और इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड फेज। तो यहाँ पे
कोशिश की जाती है कि जो आपके स्टेक होल्डर्स है, जो आपके स्टेक होल्डर्स है, ठीक है, तो उनसे जो है कॉपरेशन मिल जाए, क्योंकि कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं तो उनसे भी पूछा जाएगा ना, उसके बाद ही आप फाइनल डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर है उनसे जो है कॉपरेशन लिया जाता है, ताकि इसको अच्छी तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। जब भी चेंज होने जा रहा है तो उससे पहले आपको, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक असेसमेंट कर ले। असेसमेंट मतलब पहले से देख ले कि क्या बहुत सारे लोग इसका अपोजिशन कर रहे हैं, क्या बहुत सारे लोग फेवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार चेक कर लेनी सही रहती है, क्योंकि आपने इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत की और बहुत ज़्यादा अपोजिशन देखने को मिला, तो उस टाइम पे आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे 3 सिनेरियो हो सकते हैं। 2 केसेस, या तो लोग आपके डिसीजन को फेवर करेंगे कि हाँ चेंज कर लेना चाहिए, या लोग इसको रेजिस्ट करेंगे, या तो लोग हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। तो उसी को लेके यहाँ पे इन्होंने 3 बातें बोली है। पहले केस में क्या हो रहा है कि जो फेवरिंग है, ऐसे लोग जो आपकी बात को, चेंज को मान रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, वो क्या है, ज्यादा है। रेजिस्ट यानी फेवर ज्यादा लोग कर रहे हैं और अपोजिशन कम लोग कर रहे हैं, रेजिस्ट। तो उस केस में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप आसानी से जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं उनको उनका मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, और आप आसानी से जो अपने चेंज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला केस है जहाँ पे फेवर लोग ज्यादा कर रहे हैं, रेजिस्ट कम कर रहे हैं। तो फेवर लोग ज्यादा कर रहे हैं तो उसमें क्या कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन, आसानी से अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकती है, क्योंकि जो मेजोरिटी है वो फेवर ही कर रहे हैं। सेकेंड ऐसा केस होगा जहाँ पे फेवर और रेजिस्ट इक्वल है, मतलब जितने लोग हाँ बोल रहे हैं उतने लोग ना भी बोल रहे हैं। 100 लोग हैं मान लीजिए कंपनी में, 50 बोल रहे हैं कि हाँ चेंज होना चाहिए, 50 बोल रहे हैं नहीं नहीं होना चाहिए। तो उस केस में मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, तो इसमें मैनेजमेंट को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और उनको देखना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो रेजिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि उनको फेवर वाली साइड ले जाए। तो 50 लोग हाँ बोल रहे हैं, 50 लोग ना बोल रहे हैं, तो जो लोग बोल रहे हैं नहीं चेंज नहीं होना चाहिए, तो उन लोगों के साथ ऐसा क्या करें कि वो फेवर वाली साइड आ जाए। तो उनको आप कम्युनिकेट करोगे, उनको इन्फॉर्मेशन दोगे, उनको एजुकेट करोगे, ठीक है। या कुछ और आप ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हो जिससे वो लोग भी इस तरफ आ जाए, ठीक है। तो जिससे लोग जो आपके रेजिस्ट कर रहे हैं वो लोग भी फेवर करने लगे, तो इसको लेके आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, एजुकेशन करेंगे, ठीक है, उनको एजुकेट करेंगे, बताएंगे। तीसरा ऐसा केस था जब रेजिस्ट ज्यादा कर रहे हैं, तीसरे केस में मना करने वाले ज्यादा है। 100 में से 80 लोग बोल रहे हैं नहीं चेंज नहीं होगा, और फेवर करने वाले लोग बहुत कम है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इसमें आपके फेवर करने वाले बहुत ही कम है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है, आपको ऐसे कुछ कोशिश करनी चाहिए मैनेजमेंट को जिससे रेजिस्टेंस को कम किया जाए, ठीक है। तो जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं उनको फेवर में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ठीक है। और उस स्ट्रेटेजी के आधार पे जब रेजिस्ट करने वाले लोग कम हो जाए, तभी आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरा और जो आपका आखिरी फेज है चेंज मैनेजमेंट का, तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि जो भी चीजें चेंज हुई है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हुई है नहीं है। जो हमारा पर्पस था, जो हमने सोचा था कि इस तरह से चेंज होना चाहिए, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था चेंज का वो हुआ है कि नहीं हुआ, उस चीज को इंश्योर किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चीजों को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी, देखा जाएगा कि चीजें जितनी जल्दी स्टेबल हो उतना अच्छा है, क्योंकि जब चेंज होगा तो कुछ टाइम के लिए अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो तीसरे और लास्ट फेज में आप यही देखोगे कि जो भी हमने चेंज का प्रोसेस यूज किया, जो भी हमने चेंज मैनेजमेंट की है, तो इंट्रोड्यूस तो वो हो चुकी है, तो उसका जो चेंज हुआ है तो क्या वो कंफर्म कर रहा है, यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव था चेंज का, तो उसी के हिसाब से वो अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिस ऑब्जेक्टिव को लेके हमने चेंज किया था वो अलाइनमेंट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, अलाइनमेंट मतलब वो चीजें मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। प्लस आपको ये भी देखना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके, एज फास्ट एज पॉसिबल आपको चीजें स्टेबलाइज करनी है, ठीक है। स्टेबिलिटी जितनी जल्दी हो सके वो आपको पूरी करनी चाहिए। तो ये आप कैसे करेंगे, तो इसमें जो भी आपके मान लीजिए नया एटीट्यूड, नया बिहेवियर, वर्क में कुछ प्रोसेसेस में अगर कुछ चीजें हैं तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। प्लस आपको चाहिए कि कुछ रिसोर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स या फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो उसको आप अवेलेबल कराइए, ठीक है। तीसरा और लास्ट है कि आप जो है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेशन दीजिए, कैसे आप उनको अच्छा रिवॉर्ड दे सकते हैं। जो लोग चेंज इन्वायरमेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप अच्छा रिवॉर्ड दीजिए। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस है जिसके थ्रू आप चेंज को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है जॉन पी कोटर्स 8। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से आपका क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जो चेंज की बात की थी ना कि क्या क्या फेसेस होते हैं चेंज, तो चेंज 2 तरह से हो सकता है, एक हो सकता है प्लान, दूसरा हो सकता है अनप्लान। प्लान में प्रॉपर प्लानिंग की गई है, प्रॉपर प्रोएक्टिव, मतलब पहले से आपने सारा प्लान किया, ठीक है,
और फिर जो है चेंज इम्प्लीमेंट किया तो वो होगा प्लान चेंज। अनप्लान चेंज जो स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से रैंडम बेसिस पे हो गया वो होता है आपका अनप्लान चेंज। जैसे प्लान चेंज में आपने कोई नया सॉफ्टवेयर अगर लेके आना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो पहले से आपने उस कंपनी के साथ कांटेक्ट किया वो नई सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी को फिर अपने बैंक में इम्प्लीमेंट कराया। अनप्लान चेंज अचानक से कोई स्ट्राइक आ गई। फिर चेंज को जो है चेंज लाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे ऐसे 3 फेजेस है जिसकी हेल्प से आप चेंज को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो पहला फेज है, पहले फेज में आपको अपने एम्प्लॉयज़ को बताना पड़ेगा ज़रूरत है, चेंज करना कितना ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ेंगे और आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि कम से कम लोग जो है रेजिस्ट करें, कम से कम लोग अपोजिशन करें। इसके लिए आप कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखिए। कहीं पे भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो कम्युनिकेशन एक बहुत ही अच्छा विकल्प होता है, बहुत ही अच्छा एक बोल सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। तो जब तक बात नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी होगा ही नहीं, चाहे घर की आप प्रॉब्लम देखिए बाहर की देखिए। तो यहाँ पे भी वही है, फॉर्मल और जो इनफॉर्मल है आप दोनों ही चैनल ओपन रखिए। फॉर्मल जैसे कोई मेल आपको करेगा या ठीक है प्रॉपर रिटर्न में लेटर में अपनी बात रख रहा है। इनफॉर्मल में मतलब अचानक से कोई कॉल कर दी, इनफॉर्मल। तो इस तरह से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकेंड फेज में जो है एक्चुअली जो चेंज है वो उसकी शुरुआत हो जाती है। इसमें भी कुछ आपकी चीजें जो की जाती है। इसमें 3 चीजें हो सकती है, या तो फेवर और दूसरा रजिस्ट। फेवर मतलब ऐसे लोग जो हाँ बोल रहे हैं, रजिस्ट मतलब ऐसे लोग ना बोल रहे हैं। तो क्या हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि फेवर ज्यादा लोग कर रहे हैं, 100 लोग हैं उसमें से 70 लोग बोल रहे हैं कि हाँ चेंज हो जाना चाहिए, 30 लोग ही बोल रहे हैं ना। तो उस केस में आसानी से आप जो है चेंज को इम्प्लीमेंट करेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा प्रॉब्लम जहाँ पे फेवर और रजिस्ट करने वाले बराबर है, 100 में से 50 बोल रहे हैं कि हाँ चेंज हो जाना चाहिए, 50 बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए। तो इस केस में जो लोग ना बोल रहे हैं आप कोशिश कीजिए उनको कन्वर्ट करने की कि वो फेवर में आ जाए। कैसे होगा, उनको आप एजुकेट कराइए, कम्युनिकेशंस कराइए, ठीक है, उनको बताइए, एजुकेट कराइए। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जिसमें रजिस्ट लोग ज्यादा कर रहे हैं, 100 में से 80 लोग ना कर रहे हैं और 20 ही लोग हैं जो हाँ में है। तो इस केस में आपको कोशिश करनी चाहिए, कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि क्या ऐसा हम करें कि ये जो लोग जो ना बोल रहे हैं कि चेंज नहीं होना चाहिए उसको हम फेवर की तरफ लेके आए। जब वो लोग एग्री करेंगे उसके बाद ही आप अपने प्लान के साथ जा सकते हैं। तीसरा और जो लास्ट फेज है चेंज का, उसमें ये चीजें इंश्योर की जाती है कि जो चेंज है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब चेंज तो हो गया, वो अलाइन कर रहा है नहीं कर रहा हमारे ऑब्जेक्टिव को। प्लस हमें देखना चाहिए जितनी जल्दी चीजें स्टेबल हो जाए, स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। कैसे किया जा सकता है, जो नया बिहेवियर है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, जो नया एटीट्यूड है वर्क में जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। सेकेंड चीज है कि आपको ह्यूमन और फाइनेंस दोनों ही तरह से सपोर्ट देना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तीसरा और लास्ट है अपने एम्प्लॉयज को। तीसरा और लास्ट तरीका है कि आप उनको इंसेंटिव दीजिए। चेंज होने के बाद भी ऐसे लोग जो मोटिवेशन से काम कर रहे हैं तो उनको आप अच्छा इंसेंटिव प्रोवाइड कीजिए। सो जॉन पी कोटलर जो है आपके, हाँ जॉन पी कोटर्स ने जो है 8 स्टेप बताए हैं ताकि आप सक्सेसफुल वे में चेंजेस कर सके, इम्प्लीमेंटेशन कर सके, ठीक है। सो जॉन कोटर्स हाईली रिगार्डेड बुक्स लीडिंग चेंज 1995 एंड फॉलो अप द हार्ट ऑफ चेंज 2002। तो यानी इन्होंने जो है अपनी बुक्स के रेफरेंस से बताया कि 1995 में इन्होंने एक बुक लिखी थी लीडिंग चेंज, फिर 2002 में एक बुक आई थी इनकी हार्ट ऑफ चेंज, ठीक है। तो ये जो 2 बुक्स थी इससे जो है एक अच्छा मॉडल रेडी हुआ ताकि हम समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और मैनेज कर सके चेंज को, ठीक है। ईच स्टेज एक्नॉलेज अ की प्रिंसिपल आइडेंटिफाई। तो हर स्टेज में जो है एक चीज होती है, एक प्रिंसिपल होता है जिसको कॉटर ने आइडेंटिफाई किया और बताया कि लोग किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए ताकि हम चेंज कर सके, ठीक है। तो 8 कौन कौन से स्टेप है, 8 स्टेप के जो मॉडल है उसकी बात करेंगे। सो पहला यहाँ पे इंक्रीज अर्जेंसी। इंक्रीज अर्जेंसी का मतलब होता है कि जो लोग हैं उनको बताना है कि ये चीज कितनी ज्यादा अर्जेंट है। क्योंकि जब तक कोई चीज अर्जेंट नहीं है तो लोग आजकल आजकल में टालते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंस्पायर पीपल टू मूव, मेक ऑब्जेक्टिव रियल एंड रिलेवेंट। तो बताना है कि ये चीज कितनी ज्यादा जरूरी है, कितना अर्जेंट है, ठीक है। तो अर्जेंसी दिखा के क्या होगा कि आप चेंज को जल्दी से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप अर्जेंसी नहीं दिखाएंगे सबको लगेगा ये तो चीज हम टाल भी सकते हैं। तो नहीं टालना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अर्जेंसी को बढ़ा दीजिए। तो अर्जेंसी को कौन बढ़ा सकता है, जो सीनियर मैनेजमेंट है वही दिखाएगा कि हाँ इसका डेडलाइन है, इतने टाइम से पहले पहले ये चेंज इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। सेकेंड है बिल्ड द गाइडिंग टीम। बिल्ड द गाइडिंग टीम में क्या होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है। टीम भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें आपस में ही टकराव हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि राइट पीपल मतलब सही लोग कौन है जो आपकी टीम में होने चाहिए। कौन सी टीम,
ये टीम जो लोगों को गाइड करेगी, जो चेंज को इम्प्लीमेंट कराएगी। सो गेट द राइट पीपल इन प्लेस विद द राइट इमोशनल कमिटमेंट एंड द राइट मिक्स ऑफ स्किल्स एंड लेवल। तो सेम लेवल के, सेम स्किल्स की, सेम लीडरशिप क्वालिटी के लोगों की आपको टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है। और वही जो टीम है उसकी जिम्मेदारी है कि ये चेंज को इम्प्लीमेंट कराए। तीसरा है गेट द विजन राइट। विजन मतलब हमें क्लियर कट बताना पड़ेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है। बहुत सिंपल विजन आपको बताना पड़ेगा। आपने बहुत डिफिकल्टी तरह से बताया तो लोग समझ नहीं पाए। एक क्लियर कट सिंपल विजन आपको अपनी टीम को बताना पड़ेगा। और क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है, क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाने वाले हैं अपने चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आपका विजन क्या है क्लियर कट बताना पड़ेगा, और आपको अपनी स्ट्रेटेजी बतानी पड़ेगी कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे कि हमारा चेंज अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। चौथा है कम्युनिकेशन फॉर बाय इन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कम्युनिकेशन हमें ओपन रखनी पड़ेगी, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने ज़्यादा लोगों को आप अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। जितना अच्छा आप कम्युनिकेशन कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आप इन्वॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा लोग आपको फेवर करेंगे, ठीक है, आपको सपोर्ट देंगे। तो जितने ज़्यादा लोग हो सके उनको आप इन्वॉल्व कीजिए। जब भी चेंज आना है तो जितने ज़्यादा लोगों से फीडबैक लिया जा सके, कोशिश कीजिए कि जैसा ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो आप उनको कम्युनिकेट कीजिए। और कम्युनिकेशन में बहुत ही सिंपल भाषा में होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। और फिर आप देखिए कि लोग किस तरह से आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और आप टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी कम्युनिकेशन बढ़ानी है तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब आपने कुछ मेल्स या कुछ ऑनलाइन चीज़ों के थ्रू अपनी बात को कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है। पांचवा, एम्पावर एक्शन। एम्पावर एक्शन का मतलब है कि ऐसी चीज़ों को दूर कीजिए जो रुकावटें पैदा कर रही है, जो ऑब्स्टेकल्स है उनको आप रिमूव कीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस में रुकावट बन सकते हैं। यहाँ पे आप रिवॉर्ड का सिस्टम भी ला सकते हैं। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप रिवॉर्ड दे सकते हैं, ठीक है। उनको प्रॉपर रिकॉग्नाइज दीजिए, उनके अचीवमेंट को बताइए ये अचीव हुआ है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो लोग हैं आपके एम्प्लॉयज हैं वो आपके चेंज को आगे लेके जाएंगे। अगला है क्रिएट शॉर्ट टर्म विन्स। तो चेंज लाना अपने में एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इतना बड़ा चीज अचानक से नहीं होगा, तो छोटे छोटे साइज में उसको आप बांट सकते हैं। मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है, तो आप शुरुआत छोटे से कीजिए, धीरे धीरे वो बड़े पे आप अपना आप ही आ जाएगा। तो छोटे छोटे जो आपके शॉर्ट टर्म विन्स है उसको आप क्रिएट कीजिए। छोटे छोटे गोल्स अगर पूरे हुए तो उस चीज को लेकर आप सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे ये फायदा होगा कि एटलीस्ट एक बड़ा गोल आप पूरा नहीं कर पाए तो एटलीस्ट छोटे से आपने शुरुआत की, तो थोड़ा थोड़ा करके आप बड़े गोल तक अपना पहुंच जाएंगे। डोंट लेट अप, मतलब इतनी आसानी से जो है जाने मत दीजिए, क्योंकि जो चेंज है ये सब चीजें क्या है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। तो आप अपना एक फ्यूचर का माइंड सेट बना लीजिए कि ये हमारे को अचीव करना है, ठीक है। जो भी अचीवमेंट आप अचीव कर रहे हैं उसको प्रॉपर रिपोर्ट कीजिए कि ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी अचीव कर ली। तो ये सब चीजें आपको डोंट लेट अप में देखनी है कि आपका जो लोग हैं वो उनको अंदर इंकरेजमेंट रहे, मतलब डिटर्मिनेशन बनी रहे, हौसला बना रहे कि हाँ हमें चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना है। परसिस्टेंस के साथ, मतलब लगातार आपको बने रहना है, इतनी आसानी से जाने मत दीजिए। मान लीजिए कुछ इश्यूज हो भी रहे तो आप बने रहिए डिटर्मिनेशन के साथ, आप इंकरेजमेंट के साथ मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आप उसको इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। लास्ट है मेक चेंज स्टिक। सो चेंज अगर हो चुका है तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं कि वापस आप पुराने अपने कंफर्ट जोन में चले गए। जब चेंज आ चुका है तो उसको कंटिन्यू रखिए, अपने कल्चर में ही इसको डाल दीजिए। जब आपके कल्चर में रहेगा तो उससे क्या फायदा है कि ये चीज़ें आसानी से जाएंगी। तो चेंज को आप इंटीग्रेट कर दीजिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में। जो भी आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो जो नए लोग हैं उनको भी आप अपने चेंज के बारे में बताइए। सो चेंज को आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में इंटीग्रेट करना है, और इस तरह से जो है आप अपने लॉन्ग टर्म तक आपकी कल्चर में अगर आ जाएगा तो फिर लॉन्ग टर्म तक ये आपके साथ बना रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट क्या होता है? अगर हम बात करें एक बार जॉन पी कॉटर्स के 8 स्टेप्स, तो इन्होंने बताया था कि 8 तरीके जिससे आप आसानी से चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला है अर्जेंसी बताना, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पे जो सीनियर मैनेजमेंट में जो लोग हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, वो एचआर की हेल्प लेते हैं उसको चेंज एजेंट बता के, पर फिर भी उनकी जिम्मेदारी है कि वो अर्जेंसी दिखाए और अपना प्रॉपर कमिटमेंट दे कि हाँ ये की चीज़ें कितनी ज़रूरी है। जब तक आप अर्जेंसी नहीं दिखाएंगे तब तक चेंज को लोग इतना सीरियस नहीं लेंगे। बिल्ड द गाइडिंग टीम। उसके बाद आपको सही लोगों की टीम बनानी है जिनका स्किल्स और आपका कमिटमेंट
आपकी लीडरशिप क्वालिटी सब कुछ मैच करता हो, ऐसे लोगों की अच्छी टीम बनाइए, यही आपके चेंज को इम्प्लीमेंट कराएंगे। आपको विजन क्लियर कट बताना पड़ेगा, एक बहुत ही सिंपल विजन, और क्या स्ट्रैटेजी इस विजन को पूरा करने के लिए, ये भी आपको करना पड़ेगा। कम्युनिकेट फॉर बाई इन, इसमें क्या होगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप कम्युनिकेशन दीजिए, लोगों को बताइए, अपील कीजिए, और जितने ज़्यादा लोगों को आप अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे उतना अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। एम्पावर एक्शन, जो भी चीज़ें आपको रुकावटें पैदा कर रही है उसको आप दूर कर दीजिए। ठीक है, जो भी लीडर्स हैं उनसे आप जितना सपोर्ट है वो ले सकते हैं। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड दीजिए। ठीक है, तो लीडर को इसमें सपोर्ट करना चाहिए कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज कीजिए। ठीक है, उनकी जो अचीवमेंट है उसको आप बताइए। क्रिएट शॉर्ट टर्म विन्स, तो बहुत बड़ी चीज़ अचानक से अचीव नहीं हो पा रही, तो छोटे छोटी चीज़ें अगर अचीव हो भी रही है तो उनको बताइए कि हाँ ये छोटी छोटी चीज़ें हमने अचीव की। तो बहुत बड़ा अगर अचीवमेंट नहीं भी हो पाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसको बड़े को भी अचीव करेंगे। डोंट लेट अप, डिटर्मिनेशन के साथ इनकरेजमेंट, मतलब बने रहिए, डिटर्मिनेशन बनाई रहिए, लगातार आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि चेंज ऐसा नहीं कि एक दिन चेंज के हो गए, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। तो इसीलिए कभी आपको इसको जाने नहीं देना है, इसको डिटर्मिनेशन के साथ इसके साथ बने रहना। लास्ट है मेक चेंज स्टिक, चेंज को अपने कल्चर में ही ला दीजिए। जब भी आप नई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आप उनको बताइए कि चेंज हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कितना जरूरी हिस्सा है। नेक्स्ट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट एक्जैक्टली होता क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट में मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है या बैंक है, कोई कस्टमर आया, ठीक है, कस्टमर ने बोला मुझे अकाउंट ओपन करना है। अब वो गया काउंटर वन पे, काउंटर वन ने बोला कि काउंटर टू पे जाइए, अकाउंट वहां होता है। फिर टू वाले ने बोला नहीं नहीं वहां पे होता है। तो जो कस्टमर है वो वन पे जा रहा है, फिर टू पे जा रहा है, तो कस्टमर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज प्लस वो फ्रस्ट्रेट और हो चुका है, तो उसने कंप्लेन कर दी कि वन वाला बोल रहा है टू काउंटर पे चाहिए, टू वाला बोल रहा है वन पे चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कस्टमर की। ये बहुत ही खराब कस्टमर सर्विस है, जिसमें कस्टमर को एक काउंटर से दूसरे काउंटर ऐसे भेजा जा रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, एक प्रॉपर चार्ट बना के आपको बताना चाहिए कि किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, कई बार बैंकों में आप देखते हैं ना कि सीट में रोटेशन भी आप लोग देखते हैं। ठीक है, 3 महीने में सीट रोटेशन किया जाता है स्टाफ का। सो वहां पर भी क्या होता है कि क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो लिख दी जाती है आपके नाम के आगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और वहां पे आपका साइन ले लिया जाता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अकाउंटेबिलिटी बता सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब ये जिम्मेदारी आखिर है किसकी, जिम्मेदारी किसकी है, तो आप अकाउंटेबिलिटी क्लियर कर सकते हैं। कोई बाद में मान लीजिए प्रॉब्लम आ जाती है तो मालूम रहेगा ना ये प्रॉब्लम आई है, इसके लिए एक्शन किस पे ले, काउंटर वन पे ले या टू पे ले। तो जब तक आपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की होगी तब तक आप किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं बता सकते, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप अकाउंटेबिलिटी के आधार पर कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते। तो इसीलिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट एक ऐसा टेक्निक है फॉर आइडेंटिफाई फंक्शनल एरियाज वेयर देयर आर प्रोसेस ambiguous, bringing the difference out in open and resolving them through a cross functional collaboration effort। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपके क्लियर कट फंक्शनल एरियाज आपको बताए जाते हैं। सो इसका सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो जाती है कि किसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो वो चीजें आपके अकाउंटिंग चार्ट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट में होती है। सो इसमें क्या होता है कि आपके रोल आपको असाइन किए जाते हैं, और डेलीगेशन भी, डेलीगेशन का भी ये फाउंडेशन है। डेलीगेशन मतलब ये जिम्मेदारी किसकी, किसको ये काम पूरा करना चाहिए। जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको अकाउंटेबल, मतलब उनके जो रोल्स है उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके इसमें क्या होता है कि शॉर्ट हैंड लैंग्वेज, मतलब आपकी ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीजें आपके चार्ट में लिखी होती है। तो अकाउंटिंग चार्ट में क्या होता है कि जो लोग या जो स्टेक होल्डर है जिसको काम करना है, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 क्लर्क है, तो ए बी सी इनके नाम हॉरिजॉन्टली लिखे जाएंगे, और जो भी टास्क है वो वर्टिकली लिखे जाएंगे। ठीक है, टास्क वर्टिकली लिखे जाएंगे और इनके नाम हॉरिजॉन्टली लिखे जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, ग्रिड फॉर्म में होता है, ग्रिड इस तरह से ग्रिड बनाया जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपका लास्ट में दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। ठीक है, तो ये चार्ट बता रखा है। तो यहाँ पे जो नाम है, स्टेक होल्डर्स कौन है, अनिल, मतलब जिन जिनको इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, और जो उनके टास्क है वो उनको वर्टिकली बताया जा रहा है। तो इस तरह से आपका हॉरिजॉन्टल चार्ट होता है। रिमार्क्स, ठीक है, किस डेट में है, तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना सकते हैं। तो ये उन्होंने एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो कभी पूछेंगे तो आपका 1 या 2 नंबर में पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इससे हम इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके रोल्स क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, वो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जो भी इंडिविजुअल है
उनके क्या क्या रोल है उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं, उनसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। इससे क्या अकाउंटेबिलिटी भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। कम्युनिकेशंस टीम वर्क को भी काफ़ी बढ़ जाता है। अकाउंटेबिलिटी कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि एक काउंटर वाला बोल रहा है 2 पे जाओ, 2 वाला बोल रहा है 1 पे जाओ। मान लीजिए कस्टमर चला गया ब्रांच मैनेजर के पास और उसने कंप्लेंट कर दी, तो ब्रांच मैनेजर चेक करेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट में अकाउंट ओपनिंग किसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एक्शन लेना है तो लिया जा सकता है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट है उसमें कौन कौन होता है। एक तो टास्क, आपको क्या काम दिया जा रहा है। दूसरा स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर वही जो एम्प्लॉय है, जैसे 3 लोग हैं मान लीजिए ब्रांच में ABC, तो ABC जो एम्प्लॉय है ब्रांच के स्टाफ है वही स्टेक होल्डर हो जाएंगे। तीसरा है लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ईच स्टेक होल्डर इन ईच डिसीजन ऑफ टास्क, तो कितना वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी टास्क उनको दिया गया उसमें कितना वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना उसको पूरा कर रहे हैं। यही 3 आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट डिजाइन, कैसा ये होना चाहिए। तो अगर हम डिजाइन की बात करें तो उसमें जैसे आपका ये जो एग्जांपल है ना नीचे, इस तरह से होना चाहिए जिसमें आपके जो भी स्टेक होल्डर है, जो भी लोग हैं उनके नाम, ठीक है, क्या क्या टास्क दिए, रिमार्क्स और डेट, ये चीज आपको मेंशन करनी चाहिए। सो इसमें क्या क्या जिम्मेदारियां हो सकती है, ये सब काम बताएं, क्या क्या चीजें आपके, क्या क्या किस किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। जैसे मीटिंग रूप सेटअप करना, ठीक है, या मीटिंग्स को कंडक्ट कराना, कोई भी ग्रुप में प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करवाना, मैनेजर्स के साथ मीटिंग को जो है अरेंज कराना, जो भी फाइल्स है उसका मेंटेनेंस करना, तो ये बेसिक चीजें यहाँ पे बताई गई है। प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आ सकती है, जो भी डेटा है उसको इकट्ठा करना और चार्ट को प्लॉट करना और जो फाइल्स है उसको मेंटेन करना, ये सब चीजें इतना नहीं पूछेंगे, जस्ट उन्होंने आपको ऐसे यहाँ पे दिया हुआ। चलिए दोस्तों, इसके साथ आपका लेटर सम अप आ चुका है। तो हमने ये जो टॉपिक देखा, टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट बहुत सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसको क्लियर कट मेंशन किया गया होगा, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है, इसका ये फायदा है कि हम काम आसानी से डेलीगेट कर सकते हैं, काम आसानी से हम दे सकते हैं, ठीक है। और जो लोग हैं उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं उनके काम के लिए। और इसमें जो है कम्युनिकेट किया जाता है, आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताई जाती है। ये एक मैट्रिक की फॉर्म में होता है या ग्रिड समझ सकते हैं इस तरह से, जहाँ पे स्टेक होल्डर को हॉरिजेंटल बनाया जाता है, ये हॉरिजेंटल है, ये स्टेक होल्डर मतलब आपके जो एम्प्लॉयज हैं, और जो टास्क है उसको वर्टिकल दिखाया जाता है। तो वर्टिकल आपकी ग्रिड में, वर्टिकल में आपका टास्क दिखाया है, क्या काम आपको करना है, और जो स्टेक होल्डर है उसको हॉरिजेंटल दिखाया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखने को होता है। इसके मेन मेन एलिमेंट कौन कौन से, एक तो टास्क, क्या काम दिया गया, दूसरा स्टेक होल्डर्स, तीसरा लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी टास्क है उसमें कितना वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये आपका टास्क का इन्होंने एक फोटो आपको दिया है, एक मतलब सैंपल दिया है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखने में लगता है, ठीक है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें दी जा सकती है, जैसे यहाँ पे मीटिंग को कंडक्ट कराना, मैनेजर्स के साथ मीटिंग को अरेंज कराना, ठीक है, ग्रुप को कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व कराना, फाइल्स को मेंटेनेंस कराना, तो ये बेसिक काम दिए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती है, डेटा को इकट्ठा करना, जो भी चार्ट्स है उसको प्लॉट कराना या फाइल्स को मेंटेन करवाना। चलिए दोस्तों, उसके साथ आपका लेटर सम अप आ चुका है, ये चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।